नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच आप सभी लोगों की भारी डिमांड पे जीके की मैराथन नंबर 1 लेके आया हूँ। देखिए, मैराथन नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि विक्रम आदित्य की उपाधि धारण करने वाले गुप्त राजा कौन थे। तो अगर बात की जाए विक्रम आदित्य की उपाधि धारण करने वाले गुप्त राजा, तो इनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो गुप्त वंश के ऐसे राजा थे जिनके द्वारा विक्रम आदित्य की उपाधि को धारण किया गया था। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि इनके शासनकाल का समय क्या था। तो इनके शासनकाल का जो समय था ये 380 से 415 ईस्वी के बीच जो है वो गुप्त राजा थी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर बात की जाए चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैनी को बनाया और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय ही चीनी यात्री फाहियान जो है वो भारत आया था। तो याद रखना, चीनी यात्री भाई फाहियान जो है वो किसके शासनकाल के समय भारत आया था। तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन पूछने वाला यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन और भी पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न इनके दरबार में भी हुआ करते थे। जैसे अकबर की दरबार में नवरत्न थे, उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न थे, जिसमें कि प्रमुख थे कालिदास, बारहमीर, धनवंतरी। तो धनवंतरी, कालिदास, बारहमीर जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में आते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारे गुप्त वंश के राजाओं के नाम है। और ये जो मैराथन है इसमें एचपीजी के आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर एक जो सेक्शन है इसमें मैंने कवर किया है। और अगर आप अभी भी अपना टेट क्लियर करना चाहते हो तो हमारे पास पड़े हैं हैंड रिटन नोट्स। आप चाहे नॉन मेडिकल हो, चाहे बायो हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप आते हो, आर्ट्स हो, आप हमसे हैंड रिटन नोट्स को, चाहे एलटी का आपका पेपर है, हैंड रिटन नोट्स आप अवेल कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7876145409। जल्दी जुड़िए और इस मैराथन का मजा लीजिए और पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए, समुद्रगुप्त की बात करते हैं। समुद्रगुप्त से क्वेश्चन क्या आ सकता है। समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन कहा जाता था, इस बात को आपने याद रखना है। और कहीं ना कहीं इनको कवियों का राजा भी कहा जाता था। तो गुप्त वंश के ऐसे राजा जिनको कवियों का राजा कहा जाता था, तो ये समुद्रगुप्त। उसी प्रकार इनको जो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को जो कहा था वो बी एस मेथ के द्वारा कहा गया था। और बीणा बजाते हुए किस गुप्त वंश के राजा को देखा गया, तो ये कौन थे, तो ये भी समुद्रगुप्त थे। इस बात को आपने याद रखना है। कुमारगुप्त यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, तो कुमारगुप्त के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कुमारगुप्त की अगर मैं बात करता हूँ तो इनके द्वारा, ये गुप्त वंश के ऐसे राजा थे जिनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय, और ये क्वेश्चन ना टेट परीक्षा वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन है और इसके बाद आपको ले जाएंगे ज्योग्राफी की ओर। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के शिव के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। देखिए, राष्ट्रकूट शासक है और इनके द्वारा एलोरा के जो कैलाश मंदिर है, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है एलोरा के, किसके द्वारा बनाए गए, तो ये कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाए गए। कौन थे कृष्ण प्रथम। तो अगर बात की जाए कृष्ण प्रथम की, तो ये दंती जो हमारा राष्ट्रकूट वंश था, राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। और राष्ट्रकूट वंश की अगर बात की जाए तो कृष्ण प्रथम ने तो है वो राष्ट्रकूट शासक थे और इन्होंने एलोरा के शिव मंदिर बनवाए थे, याद रखना है ये बात। लेकिन भैया अगर क्वेश्चन कल के लिए आएगा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर बात करता हूँ राष्ट्रकूट वंश की, तो इसकी स्थापना जो है वो दंती दुर्ग के द्वारा करवाई गई थी। देखिए, राष्ट्रकूट वंश का ऐसा शासक जो जैन धर्म का अनुयायी मतलब कि भक्त था, तो इनका नाम था अमोघवर्ष। अमोघवर्ष जो है वो जैन धर्म के ऐसे राजा थे जो कि किसके अनुयायी थे, जैन धर्म के। राष्ट्रकूट वंश के राजा थे अमोघवर्ष जो कि जैन धर्म के अनुयायी थे, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ अंतिम शासक कौन थे आपके राष्ट्रकूट वंश के, तो ये आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सन 1528 में चंदेरी के राजपूतों को किसके द्वारा हराया गया। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ चंदेरी के राजपूतों की, तो चंदेरी के जो राजपूत है उनको जो है वो किसके द्वारा, बाबर के द्वारा हराया गया था। देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1528 में, ये तो ऑप्शन में ही दिया है। 29 जनवरी 1528 की बात है। मेदिनी रॉय की सेना को जो है वो बाबर की सेना के द्वारा हराया गया। इसके अलावा बाबर ने और भी बहुत सारे युद्ध लड़े थे। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को एक युद्ध लड़ा।
21 अप्रैल 1526 को बाबर के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया जो कि इब्राहिम लोदी के साथ जो है बाबर ने लड़ा था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो 21 अप्रैल 1526 को युद्ध हुआ उसको पानीपत का युद्ध कहते हैं। तो याद रखना 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध जो लड़ा गया था इसमें लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की हार होती है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो लोदी वंश की स्थापना बहलोद लोदी। और आज मैं आपके बीच बहुत सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाला हूं, तो आपने बोर नहीं होना। इन सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो बहलोद लोदी जो है वो संस्थापक थे लोदी वंश के और अंतिम शासक जो थे वो इब्राहिम लोदी थे। उसी प्रकार इनके द्वारा खानवा का युद्ध लड़ा गया था। खानवा का जो युद्ध है वो इन्होंने राणा सांगा के साथ 1527 में लड़ा और राणा सांगा को इन्होंने इस युद्ध में हराया जो कि 16 मार्च एग्जैक्ट अगर मैं बात करता हूँ तो 16 मार्च 1527 को ये युद्ध हुआ था। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ 1529 में बाबर के द्वारा घाघरा का युद्ध भी लड़ा गया था जो कि अफगानों सरदार के साथ लड़ा गया था और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो सारे युद्ध याद रखने हैं। आपके लिए एक ट्रिक मैं बताना चाहूँगा। पानी पिया 26 में, 27 में खाया खाना, खाना से खानवा, चल दिया से मतलब चंदेरी 28 में, 29 में पहना घाघरा, चला तो घाघरा पहन के चला, 29 में घाघरा था भारी और भारी था इसलिए बाबर जो है वो 1530 में मर गया। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और मुगल वंश की नींव जो है वो भारत में वो बाबर के द्वारा रखी गई थी और भारत में तोप खाने का जो सबसे पहले प्रयोग किया है वो भी बाबर के द्वारा ही किया गया। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट आ रहा है, विच इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। देखिए सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, ये क्वेश्चन परीक्षा में आया है। तो सूर्य के सबसे नजदीक है मरकरी। बुध जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट है और आकार में अगर सबसे छोटा ग्रह पूछा जाएगा तो वो भी बुध ही है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछेगा कि बुध तो सूर्य के सबसे निकट है, ये बताइए कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो सबसे दूर जो ग्रह है वो वरुण है। इस बात को आपने याद रखना है, वरुण जो ग्रह है वो सूर्य से सबसे दूर है। अगर यहाँ पे बात की जाए, बहुत सारे ग्रह यहाँ पे ऑप्शन में दिए, मार्स या मंगल ग्रह की बात की जाए तो मंगल ग्रह को जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके दो उपग्रह है, एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस। अगर बात की जाए डिमोस की तो डिमोस जो है वो पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और मंगल पे ही आपको याद रखना है कि जो मंगल ग्रह है यहाँ पे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका क्या नाम है निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट के 3 गुना है। इस बात को आपने याद रखना है, माउंट एवरेस्ट के 3 गुना है। तो निक्स ओलंपिया सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। कहाँ पे है? मंगल ग्रह पे है। मंगल ग्रह पे का लाल रंग किसके कारण है? आयरन ऑक्साइड के कारण है। और मंगल ग्रह जो है वो अपने अक्ष पे कितना झुका हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया है। 25 डिग्री मंगल ग्रह अपने अक्ष पे झुका हुआ है। इस बात को आपने याद रखना है। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। और अगर मैं शुक्र की बात करता हूँ मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, तो इसको कहा जाता है। साथ में ये ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। तो पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र ग्रह। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि उस ग्रह का नाम जो सबसे गर्म और सबसे चमकीला है। तो सबसे गर्म और सबसे चमकीला जो ग्रह है ये भी वीनस है। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर यहाँ पे बात की जाए पृथ्वी की तो पृथ्वी को जो है वो नीला ग्रह कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी जो अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है, तो अपने एक्सिस पे जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सोलर सिस्टम से पढ़ लिए हैं। सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा ग्रह है आकार में वो है बृहस्पति, जिसको जुपिटर जो है वो साइज में सबसे बड़ा प्लेनेट है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लो टाइड्स आर, भाटा होता है। अगर बात करूँ मैं भाटा की तो भाटा जो होता है, जो टाइड जो होते हैं वो हमेशा वीक होता है, दुर्बल होता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा देखिए टाइड होते क्या है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताना चाहूँगा। समुद्र में जब सी का जो वाटरफॉल है, वाटर जो लेवल है वो क्या होता है? राइज और फॉल होता है। सी वाटर लेवल जो है जब वो राइज और फॉल होता है तो उसे ही हम क्या कहेंगे? टाइड कहेंगे, भाटा कहेंगे। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भिलाई स्टील प्लांट उद्यम है। अगर बात की जाए भिलाई स्टील प्लांट की तो भिलाई स्टील प्लांट जो है वो एक पब्लिक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इस बात को आपने याद रखना है। भिलाई स्टील प्लांट की अगर बात की जाए किस राज्य में भारत के स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़। कहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट? याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य में है भिलाई स्टील प्लांट। इस बात को आप याद रखेंगे। और अगर बात की जाए यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, जिसका कि
पूरा नाम जो है यहाँ पे वो है क्या है, सेल है। सेल की जो पूरी फुल फॉर्म है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इस बात को याद रखना है कि जो सेल है इसका जो हेडक्वार्टर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है और सेल की जो स्थापना है वो 1954 के आसपास हुई थी। इस बात को भी याद रखें। ऐसे क्वेश्चन आपसे टेट परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आप हर एक क्वेश्चन को देखिए, मैराथन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे करवाए जा रहे हैं। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट भी भारत में है, जो कि वेस्ट बंगाल में, ये भी पूछा गया है टेट परीक्षा में कि दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पे है। तो दुर्गापुर जो स्टील उद्यम है वो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। बोकारो स्टील प्लांट की अगर बात करता हूँ तो ये झारखंड में है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है राउरकेला। अगर राउरकेला की बात की जाए तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो उड़ीसा में है। इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर सूर्य तपन का कितने प्रतिशत आता है। देखिए, पृथ्वी की सतह पर जो सूर्य तपन का आता है वो 51% आता है। इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। देखिए, सूर्य की लाइट पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगाती है। जो सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट और 20 सेकंड। इस बात को याद रखना, 8 मिनट और 20 सेकंड जो सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी पे आने पे समय लगाती है, सूर्य की किरणें। और जो सूर्य की जो किरणें हैं उनसे हमें कौन सी विटामिन मिलती है, तो सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलती है। आज यहाँ पे किन्हीं कारणों की वजह से वीडियो थोड़ी लेट हुई है, आपको डिस्टर्बेंस भी हो रही होगी। पीछे जो बैकग्राउंड का जो शोर है वो आपको सुनाई दे रहा होगा, लेकिन आप इस शोर पे थोड़ा सा ध्यान ना दें, क्योंकि ये तो होता ही रहता है। शहरों में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, आप जो वो ध्यान देंगे। क्योंकि अगर देखा जाए गांव की लाइफ में जो शांति होती है, मुझे नहीं लगता वो किसी और जहाँ पे, क्योंकि शहरों में इतनी बिल्कुल भी शांति नहीं होती है। तो शहरों में वीडियो बनाना और जहाँ जिस माहौल में हम रहते हैं वहाँ पे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी किस तारीख को होती है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये पृथ्वी बना रहा हूँ। इस बात को आपने, ये पृथ्वी है और ये भी सूर्य है और ये भी सूर्य है। एक तरफ मैंने सूर्य को नज़दीक दिखाया है। तो निकटतम, सूर्य से पृथ्वी की जो निकटतम दूरी होती है वो होती है 3 जनवरी। अब दूर कब होती है? दूर होती है 4 जुलाई। दोनों बातें याद रखनी है। निकट होती है 3 जनवरी और दूर होती है 4 जुलाई। जब निकट होती है, आपको याद रखना है, जब निकट जो पृथ्वी सूर्य की होती है तो उस घटना को क्या कहते हैं? तो उस घटना को कहते हैं परहेलियन। क्या कहते हैं? परहेलियन। और जब दूर होती है तो उस घटना को, और हिंदी भाषा में परहेलियन को कहेंगे उपसौर। और जब दूर होती है तो दूर कब होती है? दूर जो पृथ्वी होती है सूर्य के वो 4 जुलाई को होती है। इस बात को याद रखना। इस घटना को कहेंगे अफेलियन। क्या कहेंगे भैया? अफेलियन। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। और अफिलियन की जो घटना है जिसको अपसौर कहते हैं, इस बात को आप याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। ये जो है वो 21 जून यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। 21 जून को यहाँ पे 2 गोलार्ध है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, एक साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है और दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 22 दिसंबर होता है। ये दोनों बातें भी आपको याद रखनी है। देखिए, मैराथन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपके बीच बनाई गई है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो एक स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट अप्रोच के साथ आपके बीच लाए गए हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि जेट स्ट्रीम पाए जाते हैं। अगर जेट स्ट्रीम की बात की जाए तो जेट स्ट्रीम जो है वो ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करता हूँ, एटमॉस्फेयर में यहाँ पे 5 परतें हैं। ट्रोपोस्फियर है जिसको क्षोभ मंडल कहा जाता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर है जिसको समताप मंडल कहा जाता है, फिर मध्य मंडल जिसको मेजोस्फियर, फिर आपका कौन सा है, फिर आपका आयनोस्फियर है जिसको आयन मंडल, और फिर है एक्जोस्फियर। 5 परतें आपको याद रखनी है। जो आपका क्षोभ मंडल है वो 8 से 18 किलोमीटर के बीच में होता है। सारी मौसमी घटनाएं ट्रोपोस्फियर में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। इस बात को आपने याद रखना है। दूसरा है आपका स्ट्रेटोस्फियर जिसको हम कहते हैं समताप मंडल, जो कि 18 से 50 किलोमीटर के बीच में होता है। ये मंडल जो है यहाँ पे समताप मंडल जो इसको हम कहते हैं, यहाँ पर जो है वो तापमान समान रहता है। इसीलिए यहाँ पे वायुयान, एरोप्लेन कहाँ पे उड़ाए जाते हैं, किस मंडल में? वायुमंडल के। तो वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन लेयर जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन लेयर को जो है वो क्या करती है? तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमें ओजोन परत बचाती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ओजोन जो लेयर है वो हमें किससे बचाती है? तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमें बचाती है। और अगर बात की जाए ओजोन लेयर की, तो ओजोन लेयर जो है वो इसको मापने की जो इकाई है उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ओजोन लेयर को मापने की इकाई है डॉप्सन इकाई। इस बात को याद रखना है कि डॉप्सन इकाई के द्वारा जो है वो ओजोन परत को मापा जाता है।
तीसरी जो यहाँ पे परत है वो है मध्य मंडल। मध्य मंडल और पक्षाप बादल भी पाए जाते हैं ओजोन लेयर में, समताप मंडल में, इस बात को आपने याद रखना है। अगला है मध्य मंडल। मध्य मंडल की जो हाइट होती है वो 50 से 80 किलोमीटर होती है। ये सबसे ठंडा मंडल भी होता है, इस बात को आपने याद रखना है। और वायुमंडल की ये तीसरी परत है। चौथा जो हमारा मंडल है वो आयन मंडल, जो कि 80 से 400 किलोमीटर के बीच में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। और जो हमारा आयन मंडल होता है ये जो है वो सबसे ठंडा मंडल है। और ठंडा मंडल है हमारा मध्य मंडल। लेकिन आयन मंडल में क्या होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जितने भी संचार उपग्रह है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सारे के सारे संचार उपग्रह जो पाए जाते हैं वो हमारे आयन मंडल में पाए जाते हैं। तो आयन मंडल आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयन मंडल। और अगर बात की जाए यहाँ पे वायुमंडल की, और सबसे बाहरी जो परत होती है वो होती है बायोस्फीयर, एक्सोस्फीयर हम जिसको कहेंगे वायुमंडल। देखिए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस 78%, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, या इसको हम 20.95% भी बोल सकते हैं। तीसरे नंबर पे ऑर्गन गैस पाई जाती है 0.93, और चौथे नंबर पे जो पाई जाती है वो 0.036 जो है यहाँ पे CO2 जो है वो पाई जाती है, इस बात को आपने याद रखना है। तो 4 गैसें ये भी आपको वायुमंडल की याद रखनी। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये सीरीज रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? देखिए अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज की, तो इनका क्या नाम था? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? तो लीला सेठ। लीला सेठ का नाम ऑप्शन में जरूर दिया है, और ये उच्च न्यायालय की प्रथम महिला। देखिए अगर उच्चतम आएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट आएगा तो आएगा फातिमा बीबी, लेकिन भैया अगर उच्च न्यायालय आएगा, हाई कोर्ट आएगा तो कौन आएगी? लीला सेठ। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, परीक्षा में कोई सा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की बात करता हूं तो ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर, और क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो वो सरोजनी नायडू है। और अगर खाली पहली महिला आएगा तो एनी बेसेंट लगाना है। दोनों बातें याद रखना है, कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो आएगा एनी बेसेंट, लेकिन अगर पूछेगा पहली महिला भारतीय अध्यक्ष तो आएगा सरोजनी नायडू। तो दोनों क्वेश्चन ये भी आपको याद रखने हैं। और वर्तमान में जो चीफ जस्टिस बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन बने हैं? तो इनका नाम है संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जी को जो है वो पिछले 2 दिन पहले ही जो है नियुक्ति मिली है, और इनको जो है वो शपथ इनको दिलाई गई है राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनको शपथ जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, इस बात को आपने याद रखना है। परीक्षाओं में हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैंने पहले ही बोला है आपको, टिप्स कुछ नहीं है, टिप्स है मेहनत। सबसे बड़ी जो टिप्स होती है वो मेहनत होती है। तरीका जो है वो क्या होता है, अगर आपको तरीका आता है, और तरीका भी उसको ही आता है जो पहले पढ़ के जाएगा। तो मुझे आशा है और उम्मीद है कि आप सभी इन वीडियो को जो मैं मैराथन आपके बीच डाल रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं कि सन 1009 में निम्न में से किसने नगरकोट या कांगड़ा किले को लूटा था? देखिए कांगड़ा किले को जो लूटा था वो महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। और कब लूटा गया था? 1009 में लूटा गया था। महमूद गजनवी ने टोटल भारत में 17 बार आक्रमण किए थे, इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और जब महमूद गजनवी ने कांगड़ा किले को लूटा तो कांगड़ा के राजा थे जगदीश चंद। कौन थे? जगदीश चंद उस समय कांगड़ा के राजा थे, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद 1337 में कांगड़ा किले पे फिर एक आक्रमण होता है जो कि करता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक कब आए थे? 1337 में ये यहाँ पे अटैक करके गए थे। उसके बाद अगर बात की जाए फिरोज शाह तुगलक, जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भी यहाँ पे कांगड़ा किले पे अटैक किया गया था। कब किया गया था? 1365। और जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा किले पे आक्रमण किया तो कांगड़ा के राजा कौन थे? रूपचंद। तो उस समय कांगड़ा के जो राजा थे इनका नाम था रूपचंद, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? अगर बात की जाए हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे इनका नाम था स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद जी के द्वारा हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना 1946 में की गई थी, इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात की जाए हिमालयन रियासती प्रजामंडल, हिमालयन रियासती प्रजामंडल भी था, इसकी स्थापना 1938 के आसपास हुई थी। उसी प्रकार सिरमौर जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना कब हुई थी? तो सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। उसी प्रकार अगर यहाँ पे एक धामी गोलीकांड होता है, और धामी गोलीकांड जो हुआ था वो 1939 में हुआ था। एग्जैक्ट अगर इसकी मैं बात करूँ तो 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड जो है वो भागमल से होता। किसके नेतृत्व में? नेता कौन थे इसके मुख्य नेता? तो मुख्य नेता थे भागमल
विमल सोथा जी, इनका नाम भी आपने याद रखना है, ये भी बड़ा नाम है। और सेम क्वेश्चन जो धामी गोलीकांड वाला क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा टेट परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 1954 में कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना। देखिए 1954 में जो हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनता है वो बिलासपुर बनता है। पूरा सिनेरियो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का जो गठन होता है वो 15 अप्रैल 1948 को होता है। और जब हिमाचल का गठन होता है तो हिमाचल में 4 जिले होते हैं, सिरमौर, मंडी, माहसू और चंबा। याद रखना, सिरमौर, मंडी, माहसू और चंबा 4 जिले उस समय हिमाचल में थे जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। इसके बाद 1951 में हिमाचल प्रदेश को पारसी राज्य बना दिया जाता है और उसी पारसी राज्य में बिलासपुर को 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल का 5वां जिला बनाया जाता है। और इसके बाद 1956 में हिमाचल को फिर से केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज बनाया जाता है। देखो एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, कोई सा क्वेश्चन भी पेपर में डल सकता है। 1957 में क्या होता है, हिमाचल को क्षेत्रीय परिषद, 10-12 क्वेश्चन है लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है। 1957 में क्षेत्रीय परिषद जो बनाई जाती है हिमाचल प्रदेश में, जिसकी अध्यक्षता ठाकुर करम सिंह या करम सिंह ठाकुर जी करता है, इस बात को आपने याद रखना। उसके बाद जो है वो 1 मई 1960 को छठा जिला जो है वो किन्नौर हिमाचल प्रदेश का बनता है। और उसके बाद 1966 में कांगड़ा आदि राज्य जो पंजाब के जो कुछ राज्य थे, पंजाब के जो कुछ हिस्से थे उसको हिमाचल में मिला लिया जाता है और हिमाचल के कुछ हिस्से को पंजाब में डाला जाता है। तो 1966 में जो है वो कांगड़ा को हिमाचल में जब मिला था, कांगड़ा आदि जो पंजाब हिल स्टेट्स के जो क्षेत्र जो है हिमाचल में जब मिलते हैं तो विशाल हिमाचल का निर्माण, तो विशाल हिमाचल का निर्माण 1966 में होता है। और 1966 में हिमाचल प्रदेश में 10 जिले थे और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा सिनेरियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक एक बात याद रखें। और भारत जो है वो भारत का 18वां राज्य बनता है हिमाचल प्रदेश जब इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से मंडी जिले का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो अगर बात की जाए मंडी जिले के प्रसिद्ध नृत्य की, और अगर आपको थोड़ी भी हमारी मेहनत पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने हिसाब से जो आपके मन करता है कि हमारी मेहनत के लिए आप कितने जो है वो क्या कहना चाहेंगे वो ज़रूर कहे कि कैसा आपको ये कंटेंट लगता है जो मैं आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ। इसके लिए थोड़े बहुत शब्द आप ज़रूर कहें। और बाकी हर हर महादेव का कमेंट तो आपका रहता ही रहता है जिसने यहाँ तक वीडियो पूरी देखी है, क्योंकि मैराथन को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित में से मंडी जिले का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। मंडी में जो नृत्य होता है वो लुड्डी होता है, लुड्डी जो है ये मंडी में होता है। उसी प्रकार एक धाजा एक नृत्य है और धाजा बहुत ही बार मैंने सुना है। धाजा जो है वो बिलासपुर में होता है। कुल्लू में एक नृत्य होता है कथड़ी नृत्य, कथड़ी कहाँ पे होता है, कुल्लू। उसी प्रकार अगर चंबा की बात की जाए तो चंबा में जो है वो ढांगी होता है, ढेपक होता है, ये कहाँ पे होता है, चंबा में। सिरमौर की अगर बात करता हूँ तो सिरमौर में जैसे बिरसू हो गया, बूढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बूढ़ा, झूरी, ये सारे के सारे सिरमौर जिले में होता है। अगर लाहौल स्पीति की बात करता हूँ तो लाहौल स्पीति में होता है लंग दरम्बा, सांद और साबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। किन्नौर में होता है जैसे राक्षस नृत्य, छम्ब जिसको हम कहते हैं, राक्षस नृत्य जो है वो कहाँ पे होता है, तो किन्नौर में होता है राक्षस नृत्य, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये कुछ लोक नृत्य हमने देखे जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए जब 1857 में भारत के साथ जो है विद्रोह, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय जो भारत का जो गवर्नर जनरल थे इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर मैं लॉर्ड कैनिंग की बात करता हूँ तो इनसे हम ज़्यादा क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं बनाएंगे। ये जो भारत के प्रथम वायसराय भी थे, इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन लॉर्ड वेल्जेली यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। लॉर्ड वेल्जेली कौन थे। लॉर्ड वेल्जेली के समय चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध जो है 1799 में इनके शासनकाल के दौरान ही हुआ था। लॉर्ड मिंटो की बात करते हैं तो ये वही लॉर्ड मिंटो जो 1905 से 1912 तक थे। इनके बारे में आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो लॉर्ड मिंटो 2 के समय हुआ था, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए एक लॉर्ड मिंटो 1 भी था। लॉर्ड मिंटो 1 जो है वो 1840 के जो आसपास था, 1800 के आसपास आया था वो लॉर्ड मिंटो, ये दूसरा लॉर्ड मिंटो था। तो आपने याद रखना है कि लॉर्ड मिंटो जो दूसरे वाला था, लॉर्ड मिंटो जो प्रथम था, इसके समय 1809 में अमृतसर की संधि भी की थी। किसके द्वारा, तो अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा की गई।
तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, हर एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में काम आने वाला क्वेश्चन है। तो लॉर्ड मिंटो 1 जिनके कार्यकाल में अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। लॉर्ड मिंटो 2 हड़बड़ाना नहीं है, एक एक क्वेश्चन याद रखना है। लॉर्ड मिंटो 2 वही है जिनके शासनकाल के समय चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से जो है यहाँ से बनते हैं। लॉर्ड कैनिंग के समय जो है ये 1857 का विद्रोह हुआ था। तो एक एक क्वेश्चन आप यहाँ से याद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है और केंद्र सरकार का जो पहला विधि अधिकारी होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है। इस बात को आपने याद रखना है। और महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद नंबर 76 जो है वो महान्यायवादी के बारे में बात करता है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखें। वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी है इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है आर वेंकट रमणी। तो आर वेंकट रमणी जो है भारत के महान्यायवादी है वर्तमान में, इस बात को आपने याद रखना है। महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। और आर्टिकल 76 जो है वो महान्यायवादी की बात करता है। उसी प्रकार हमारे देश में कैग भी होता है। कैग को जो है वो कॉडिट एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। कैग के बारे में अनुच्छेद नंबर 148 और 149 बात करते हैं। 148 बोलता है कि भारत में कैग होगा और 149 कैग की शक्तियाँ बोलती है। कैग को हिंदी भाषा में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को जो है वो हिंदी भाषा में जो है हम यहाँ पे कहेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आर वेंकट रमणी महान्यायवादी है। कैग की बात करेंगे तो कैग जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, जी जो है वो वर्तमान में भारत के कैग है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। मित्रों वीडियो ये बड़ी बन सकती है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको ध्यान से अपने जो है वो सुन ले क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैराथन सीरीज जो लाई है यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला मुख्यालय सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश का हेडक्वार्टर है और सबसे ऊंचाई पर बताया जा रहा है तो वो केलोंग है। केलोंग जो हेडक्वार्टर है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है केलोंग, इस बात को आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार यहाँ पे धर्मशाला है। धर्मशाला कहाँ का हेडक्वार्टर है, तो धर्मशाला जो है वो आपका कांगड़ा का हेडक्वार्टर है। नाहन जो है वो सिरमौर एक जिला पड़ता है, वहाँ का हेडक्वार्टर है। रिकांगपियो, रिकांगपियो जो है वो किन्नौर जिले का हेडक्वार्टर है। इस बात को भी आप याद रखें। अगर बात की जाए यहाँ से कुछ और क्वेश्चन की, लाहौल स्पीति का ही क्वेश्चन था कि भैया सबसे ऊंचा जो हेडक्वार्टर है वो केलोंग जो है वो लाहौल स्पीति का है। लाहौल स्पीति में अगर मैं बात करूँ तो लाहौल स्पीति में दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर, दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर कौन सा है, हिक्किम। हिक्किम जो डाकघर है वो दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर है जिसकी स्थापना 1983 में कब की गई थी भैया, 1983 में हिक्किम डाकघर की स्थापना की गई थी। और याद रखना इसकी जो ऊंचाई है वो 4440 मीटर ऊंचा है, तो बहुत अधिक ऊंचाई पे हिक्किम। और विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र का नाम है ताशीगंग, ये भी स्पीति वाले एरिया में ही है। इस बात को भी आपने याद रखना है। और अगर मैं ये ताशीगंग जो है सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, यहाँ पे जो है वो 79% लोकसभा इलेक्शन 2024 में वोट पड़े थे, ये भी आपको याद रखना है, ये भी परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। तो ये सारे हेडक्वार्टर हमने बाकी देख लिए। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत डिस्कस और बहुत ही डिटेल से पढ़ रहे हैं। वो कल यहाँ से एक या दो क्वेश्चन मेरे को लगता है कि वो पक्का आने वाला है। तो एक या दो क्वेश्चन पढ़ने के लिए बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं और मैं आपको कह रहा हूँ कि एक वीडियो देख डालिए, एक या दो क्वेश्चन तो नॉर्मल इससे आएंगे ही आएंगे। तो ये मैराथन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि कुक्ति दर्रा लाहौल को किससे जोड़ता है। अगर बात की जाए कुक्ति दर्रे की, तो कुक्ति दर्रा जो है वो लाहौल को भरमौर के साथ, किसके साथ जोड़ता है, लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ता है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ तेलंग दर्रा, तेलंग दर्रा जो है वो कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। तेलंग दर्रा कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। उसी प्रकार एक पादरी दर्रा है, पादरी दर्रा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पादरी दर्रे की अगर मैं बात करता हूँ, पादरी दर्रा जो है वो चंबा को जम्मू से पादरी दर्रा। दुलची, भाई दुलची दर्रा बहुत पूछा गया है परीक्षाओं में। दुलची दर्रा जो है वो कुल्लू को मंडी से किससे जोड़ता है, कुल्लू को मंडी से जोड़ता है दुलची दर्रा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार एक छोबिया दर्रा है, छोबिया दर्रा भी बहुत पूछा जाता है। छोबिया दर्रा जो है वो लाहौल, भरमौर और पांगीधार को जोड़ता है। लाहौल, भरमौर और पांगीधार को आपस में जोड़ने वाले दर्रे का नाम है छोबिया दर्रा। उसी प्रकार दराटी दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ता है। और एक चंबा में ही एक दर्रा और है सांच दर्रा।
सांच दर्रा भी चंबा को पांगी से ही जोड़ता है। एक बार क्वेश्चन में, परीक्षा में क्वेश्चन आया था पांगी का हेडक्वार्टर, तो पांगी का हेडक्वार्टर है भैया किलाड़। तो गलती करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में वशिष्ठ गर्म पानी का स्रोत स्थित है। अगर बात की जाए वशिष्ठ गर्म पानी के स्रोत की, तो ये जो है वो कुल्लू जिले में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात की जाए यहाँ से कुल्लू जिले में और कौन कौन से वाटर स्प्रिंग है, जैसे खीर गंगा हो गया, मणिकरण हो गया, कसोल हो गया, रहाला एक ठंडे पानी का झरना, ये मनाली में है, कुल्लू के मनाली में है। तो ये सारे के सारे कुल्लू में हमने पढ़े, चाहे खीर गंगा देखा, मणिकरण देखा, कसोल देखा, वशिष्ठ देखा, ये सारे के सारे जो है वो मनाली में, कुल्लू मनाली में है। और अगर तत्ता पानी की मैं बात करता हूँ, तो तत्ता पानी जो है गर्म पानी का एक स्प्रिंग है और ये जो है वो मंडी जिले में स्थित है। उसी प्रकार अगर बात की जाए यहाँ पर आपके चैडविक और ज्योरी जो वाटरफॉल है वो शिमला में स्थित है। अगर कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा में कौन सा है, भागसूनाथ, तो भागसूनाथ जो है वो कहाँ पे, वो कांगड़ा में है। और अगर आपसे पूछा जाए कालिका कुंड, तो कालिका कुंड जो है चंबा में। आगे क्वेश्चन पेपर में भी ये इसी शेड में आंसर आए, तो कोई सा क्वेश्चन भी हो परीक्षा में, कोई सा क्वेश्चन भी आपको महंगा पड़ सकता है, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन अपने आप को बिल्कुल तैयार करके जाए। मैं पहले ही बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चौहर घाटी स्थित है। चौहर घाटी की बात हो रही है और चौहर घाटी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौहर घाटी की अगर बात करता हूँ तो ये मंडी जिले में स्थित है। और अगर मंडी की बात करता हूँ तो मंडी में तो भैया बलय घाटी भी है। बलय घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ, सबसे अधिक फर्टाइल वैली है, इस बात को आपने याद रखना है। परीक्षाओं में कोई सा क्वेश्चन भी आ जाए, इंपॉर्टेंट हर एक चीज़ रहने वाली है। नागरू वैली मंडी में है। मंडी की बात करते हैं, यहाँ सबसे ऊंची चोटी नागरू है जो कि 4400 मीटर ये ऊंची है नागरू घाटी, इस बात को याद रखना है। किन्नौर की बात हमेशा घाटियों में होती है, जब घाटियाँ पूछी जाती है तो किन्नौर की जो सबसे इंपॉर्टेंट घाटी है, वैसे पूछ ली गई थी जून में भी, लेकिन फिर भी आप इसको सुन लो, बसपा घाटी। बसपा घाटी जो है, अगर मैं बसपा घाटी की बात करता हूँ, ये किन्नौर में है। और इसी बसपा घाटी को सांगला वैली भी कहा जाता है, तो ये भी बात आपको याद रखनी, इसको सांगला वैली या बसपा घाटी भी कहा जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ चंबा जो घाटी है, इसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है, तो इस बात को भी याद रखना है कि वैली ऑफ हनी एंड मिल्क जो है वो किस घाटी को कहा जाता है, तो वो चंबा घाटी को कहा जाता है। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में वैली ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की घाटी, तो अंगूरों की जो घाटी है वो किन्नौर में ही, वो है रिब्बा घाटी। तो अंगूरों की घाटी है रिब्बा घाटी, गलती नहीं करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछने वाला पूछता है क्यारदा दून घाटी। अगर क्यारदा दून घाटी की बात करें तो इस घाटी को पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सिरमौर जिले में स्थित है। उसी प्रकार एक स्वां घाटी है, स्वां घाटी, ये आपका फाइनल टच की रिवीजन हो रही है भाई, गलती नहीं करेंगे। स्वां घाटी जो है वो उन्ना में है, इस बात को आपने याद रखना है। और एक स्वां नदी भी है, स्वां नदी को जो है वो रिवर ऑफ सौरो कहा जाता है, दुख का दरिया। उन्ना में जो है शोक की जो नदी कहा जाता है, तो वो स्वां नदी को कहा जाता है। उसी प्रकार एक दून घाटी है, दून घाटी, देखो क्यारदा दून तो भैया पोंटा घाटी है, लेकिन दून घाटी जो है वो खाली कहाँ पे, सोलन में। दून घाटी के साथ साथ सोलन में सैपरून घाटी भी है, तो याद रखना सैपरून घाटी और दून घाटी कहाँ पे, ये सोलन जिले में है, इस बात को आप याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये घाटियाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो परीक्षाओं में आपको काम आने वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्यास का वैदिक नाम क्या है। देखिए व्यास का जो वैदिक नाम है वो क्या है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है। व्यास का वैदिक नाम अर्ज किया है। देखिए बहुत सारे नदियाँ और यहाँ पे, जैसे कि चिनाब का वैदिक नाम है अस्किनी। कालिंदी किसका वैदिक नाम है, तो कालिंदी जो है यमुना नदी का वैदिक नाम है। और विपाशा जो है वो व्यास का वैदिक नाम। तो ये सारे व्यास तो ये संस्कृत नाम है, विपाशा व्यास का संस्कृत नाम है विपाशा, और अर्ज किया जो इसका वैदिक नाम है व्यास का। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। और सतलुज का जो वैदिक नाम है वो शतुद्री है, इस बात को याद रखें। ब्यास की कुछ सहायक नदियों की बात कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत यार एग्जामिनर ना ब्यास की जो ये सहायक नदियाँ इनको पूछ लेता है। तो जैसे लारजी हो गया आपका, पार्वती हो गया, मलाणा नदी हो गया, सोलंग हो गया, फ्योजल हो गया, गज हो गया, हंसा नदी हो गया, सरवालश्री नदी हो गया, सलवारी नदी हो गया, आपका सुकेती हो गया, बाणगंगा हो गया और मानुनी हो गया। एक बार फिर से बोलता हूँ, ब्यास की सहायक नदी लारजी ब्यास की सहायक है, पार्वती नदी ब्यास की सहायक है, मलाणा ब्यास की सहायक है, सोलंग ब्यास की सहायक है, फ्योजल ब्यास की सहायक है, गज ब्यास की सहायक है, हंसा ब्यास की सहायक है, सलवारी नदी ब्यास की सहायक है, मानुनी नदी है, गज है, आपकी सुकेती है और बाणगंगा है। ये सारी की सारी नदियाँ जो है वो ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है, गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कराली झील स्थित है।
कराली झील की बात हुई क्या, और कराली झील की जब भी मैं बात करता हूँ यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। कराली झील जो है वो हिमाचल के शिमला ज़िले में है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डर्टी वाटर लेक है, सबसे बड़ी गंदे पानी की झील है। ये क्वेश्चन आया है कि भैया हिमाचल की सबसे बड़ी गंदे पानी की झील कौन सी है, तो वो है कराली झील। इस बात को आपने याद रखना है। शिमला में कराली झील ही एकमात्र नहीं है, कोई और भी झील है। शिमला में तानू जुबल झील है, शिमला में गढ़ कुफर झील है। तो दोनों झीलें याद रखनी है आपको। तानू जुबल झील भी याद रखनी है, गढ़ कुफर झील भी याद रखनी है। ये दोनों झीलें भी कहाँ पे है, शिमला ज़िले में स्थित। अगर मैं बात करता हूँ कुल्लू की, तो कुल्लू में जो झीलें हैं वो भृगु झील है, सरयोलसर झील है, श्रिंगटिंगु झील है और दशहर झील। और दशहर झील वो झील है और मनतलाई। तो ये सारी की सारी झीलें जो है वो कुल्लू में है। तो ये सारी झीलें आपको याद रखनी है, चाहे भृगु है, सरयोलसर है, मनतलाई झील है, श्रिंगटिंगु झील है। दशहर झील में अकबर की अदरंग भी ठीक हुआ था। तो अकबर की बेटी का जो अदरंग है वो दशहर झील में ठीक होता है। इस बात को आपने याद रखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसी प्रकार मंडी में भी कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं। मंडी में जैसे कि तैरते हुए टापुओं की झील है पराशर झील। तो पराशर झील कहाँ पर है, तो पराशर झील है मंडी में। मंडी में आपकी रिवालसर है, मंडी में आपकी जो है वो कलासर है, रिवालसर, कलासर, सुक्सर झील। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपके कुम्हारवा झील है, कुंतव्योग झील है। ये तो सारी की सारी झीलें जो है वो मंडी में है। इस बात को आपने याद रखना है। कांगड़ा भी ऑप्शन में हमेशा होता है। कांगड़ा में पौंग झील है और पौंग झील को महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेट परीक्षाओं के लिए। और ये कुछ आज की मैराथन जो है वो बहुत ही यहाँ पे लंबी तो नहीं बना रहा हूँ मैं, कुछ घंटों की नहीं बना रहा हूँ, बस थोड़ी बना रहा हूँ। तो पूरी मैराथन देख डालिए। इंद्रासन पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इंद्रासन पर्वत शिखर जो हिमाचल के कुल्लू ज़िले में है। और कुल्लू ज़िले में और भी बहुत सारी पीक है, जैसे कि उमाशिला पीक है, डिब्बी बोकरी पीक है, आपकी सोलंग पीक है, आपकी श्रीखंड पीक है और आपकी द्यो टिब्बा जो पीक है वो भी कुल्लू में है। परांगला जो पीक है वो भी कुल्लू में ही है। और आपका इंद्रासन जो यहाँ पे परीक्षा में पूछा गया था, इंद्रासन माउंटेन पीक, ये भी कुल्लू में है। कुछ दर्रे भी कुल्लू में है, उमाशिला, डिब्बी बोकरी, सोलंग, श्रीखंड, द्यो टिब्बा, परांगला और इंद्रासन। ये तो चोटियाँ हैं कुल्लू की। लेकिन अगर कुछ पासेस की बात करता हूँ जो कुल्लू में है, एनिमल पास, एनिमल दर्रा कहाँ पे है, ये कुल्लू में है। आपका चंद्रखेरनी दर्रा कुल्लू में है। आपका तैंती दर्रा कुल्लू में है। आपका रसोल दर्रा कुल्लू में है। तो सारे के सारे दर्रे भी आपको याद रखने हैं। दर्रे भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। एक बात आपको कुल्लू की भी याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कुल्लू में जो अभी कुल्लू का दशहरा अभी हुआ था, कुल्लू का दशहरा जो है वो राजा जगत सिंह के द्वारा इसको शुरू किया गया था। कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा जो है वो राजा जगत सिंह को माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लालूनी जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए लालूनी जोत की बात हो रही है और लालूनी जोत की जब भी मैं बात करता हूँ तो लालूनी जोत जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। लाहौल स्पीति में एक तो लालूनी जोत है, लालूनी जो जोत है, और इसके अलावा कुंजुम दर्रा पूर्ण रूप से लाहौल स्पीति में है, जो कि लाहौल को स्पीति से अलग करता है कुंजुम दर्रा। टेम्पोला जोत ये भी लाहौल स्पीति में है, तो याद रखना टेम्पोला जोत लाहौल स्पीति में है। आपकी शिपकिला जो दर्रा है ये भी कहाँ पे, लाहौल स्पीति में है। आपका शिपकिला जोत ये भी लाहौल स्पीति में। आपका लाहौल और भरमौर को जोड़ने वाले दर्रे कौन से, तो लाहौल के साथ भरमौर को जोड़ने वाले दर्रे में जैसे कालीचो दर्रा जो है वो लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ता है। इस बात को आपने याद रखना है। कुक्ती दर्रे की मैं बात करता हूँ तो कुक्ती दर्रा जो है ये लाहौल को ये भी भरमौर से जोड़ रहा है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ सारा ऊंगा दर्रा और तेंतु दर्रा और सारा ऊंगा दर्रा, ये नाम आपने पहली बार सुने होंगे कि सर हमने सारा ऊंगा आज तक नहीं सुना, लेकिन मेरी वीडियोस अगर आपने ढंग से देखी होगी किसी ने पहले तो उसमें ज़रूर सुना होगा कि सारा ऊंगा और तेंतु। तो तेंतु दर्रा और सारा ऊंगा दर्रा जो है वो कुल्लू को स्पीति से अलग करता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद जोड़ता है, ये भी आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कालिका कुंड पानी का स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में। मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ कि जो कालिका कुंड पानी का स्रोत है वो चंबा में। सतधारा कहाँ पे, तो सतधारा भी चंबा में है। और सलोल कहाँ पे, तो सलोल भी शायद वहीं पे होगा, चंबा में ही। तो इस सारे के सलोल को मेरे को थोड़ा सा डाउट है, इसलिए सलोल आप यहाँ पे ना लगाए कुछ भी, तो याद रखना चंबा में है आपका सतधारा और आपका कौन सा, कालिका कुंड। और अगले क्वेश्चन की बात कर, अगला क्वेश्चन है कि सूही मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। सूही मेला चंबा में मनाया जाता है। सूही मेला चंबा में होता है और
रानी नैना देवी की याद में शायद ये मेला जो है वो सुही मेला इसको मनाया जाता है, और जिसमें बच्चे और महिलाएं का आना ही यहाँ पे जो है वो माना जाता है। बाकियों का आना यहाँ पे वर्जित है, नहीं आ सकते, बाकी पुरुष यहाँ पे नहीं आ सकते। तो बच्चे अपने महिलाओं के साथ, बच्चे और महिलाएं यहाँ पे आ सकती है, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में एक गसोता मेला होता है, ये हमीरपुर में होता है। बाबा बालकनाथ जी का मेला ये भी हमीरपुर में होता है। एक बाबा बडबाग सिंह मेला होता है जो कि ऊना के मैडी में होता है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिरमौर में जो है वो दिवाली के 10 दिन बाद आजकल एक मेला लग रहा है जो कि जिसका नाम है रेणुका मेला। तो रेणुका जी का मेला एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है जो कि सिरमौर ज़िले में मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, तो हिमाचल प्रदेश में बीर बिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? भैया बीर बिलिंग की बात हो रही है। बीर बिलिंग जो है वो हैंग ग्लाइडिंग किसके लिए फेमस है भाई? हैंग ग्लाइडिंग के लिए बीर बिलिंग प्रसिद्ध है। देखो एक 1978 की बात है, एक दिल्ली से आते हैं दीपक महाजन जी। तो कुमारी दीपक महाजन जी ने 1978 में पता लगाया था कि बीर बिलिंग में हैंग ग्लाइडिंग भी हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आज आपके बीच इस मैराथन में लाया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी दूसरी जो मैराथन आने वाली है, मैं कोशिश करूंगा कि सुबह ये मैराथन जो है वो 7 बजे तक लाई जाएँ। जो टेट के बच्चे हैं, जेबीटी वाले, वो भी इस मैराथन को देख के जाएँ, सभी बच्चे जिनका कल पेपर है सुबह। और सभी को ऑल द बेस्ट। सभी को, अगर मैं नहीं उतने तक वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन भाई मैं बनाऊंगा, कल मैं सुबह ही वीडियो उठ के बना दूंगा। सभी लोगों को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। और जब ना पेपर देने जाओ तो आप लास्ट में ना हमेशा एक कमेंट जरूर लिखना, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जिसने ये वीडियो पूरी देखी है ना यहाँ तक, उसको हर हर महादेव के पीछे YA लिखना है। तो हर हर महादेव के पीछे जब आप कमेंट दोगे इस वीडियो में तो YA लिखना है। मैं ये सोचूंगा कि उस स्टूडेंट ने इस वीडियो को पूरा देखा है। तो जी हाँ, तो मैं लाइव भी आता हूँ, तो लाइव वाली मेरी वीडियो भी देख ले और ये वाली भी देख ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कमेंट बॉक्स में हमारी प्रतिक्रिया, हमारी मेहनत पे जरूर लिखे कि कैसी लगती है आपको हमारी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।